आज है 5 अक्टूबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और नाफेड की तरफ से एक एमओयू साइन किया गया है। उसमें वो मिलेट से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव हैं उनको प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 मनाने के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया था यूनाइटेड नेशन में। इंडिया का इनिशिएटिव था और उसे 70 देशों ने समर्थन दिया था। ठीक है, उसका उद्देश्य था कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि कैसे मिलेट जो है वो सस्टेनेबल है उसके एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए, और उसकी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, मिलेट जो है एक तरह का सीरियल है जो ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है और ये मेनली अफ्रीका, एशिया और करीब 97 कंट्रीज़ में उगाया जाता है। ठीक है, और इंडिया में मिलेट जो हैं वो ज्वार, रागी, बाजरा, ये सब हैं। ठीक है, उसके बाद है पहाड़ी। पहाड़ी कौन है? ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है जो पीर पंजाल वैली के आसपास रहते हैं। ठीक है, इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों ही तरह के लोग हैं, तीनों धर्म के लोग आते हैं और ये जम्मू कश्मीर का कम से कम 10-11% है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज। और इनकी जो मदर टंग है वो पहाड़ी ही है, जो कि पुथवारी लैंग्वेज की एक वेरिएंट है। ठीक है, और ये जो है बेसिकली रूरल एरियाज़ में ही रहते हैं और एग्रीकल्चर और कैटल एक्टिविटीज़ से ही रिलेटेड है। ठीक है, अपने यहाँ जो एसटी स्टेटस देने की बात होती है किसी भी कम्युनिटी के, उसके लिए इन लोगों ने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं। जैसे उनमें प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं कि नहीं। ठीक है, उनका जो कल्चर है वो अलग है कि नहीं, उनका जोग्राफिकल आइसोलेशन मतलब वो कहीं अलग थलग रहते हों, बैकवर्डनेस। ठीक है, और उनका शाइनेस मतलब शाइनेस इन द सेंस कि वो किसी और कम्युनिटी से कांटेक्ट नहीं करते हैं, जैसे रूरल एरिया से भी मतलब हो सकता है अलग रहते हों या शहरों से अलग रहते हों। ठीक है, वैसा। तो हालांकि ये क्राइटेरिया गवर्नमेंट की तरफ से, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ऐसा कोई क्राइटेरिया। कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल कहा गया है कि गवर्नर जो है वो लिस्ट मतलब नाम फॉरवर्ड करेंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू बताएंगे कि ये कम्युनिटीज़ को एसटी स्टेटस दिया गया है या हटाया गया है, और फिर पार्लियामेंट एक बिल लाएगी जिसमें वो इस चीज़ को बताएगी। ठीक है, उसके बाद है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। ठीक है, इस एक्ट में ही ये डिफाइन है कि कौन सी एक्टिविटीज़ या एसोसिएशन अनलॉफुल हैं और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को कंसिडर किया जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के लिए या उनको अनलॉफुल घोषित करने के लिए। ठीक है, इसमें सिर्फ टेरर एक्टिविटीज़ नहीं है, टेरर के अलावा भी और सारी एक्टिविटीज़ हैं जो भी हमारे यहाँ की सॉवरेंटी या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करेगा, जो भी एक्टिविटीज़ जिसकी भी एक्टिविटीज़ हो। ठीक है, यह हमारा जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको खतरे में डालेगा, ये जो हमारा सोशल हार्मनी है या लोगों के बीच में जो संभाव है उसको अगर खतरे में डालेगा या उसको डिस्टर्ब करेगा, तो उसको भी इस डिफिनेशन में लाया जा सकता है। ठीक है, इसको एक बार अमेंड किया गया था 2004 में, और तब कुछ नई ऑर्गेनाइजेशंस को उस अनलॉफुल जो एसोसिएशन होते हैं उसमें लाया गया था। हालांकि इसमें प्रॉब्लम ये थी कि पहले इंडिविजुअल्स को नहीं घोषित किया जाता था। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि एसोसिएशन को ही शुरू में टारगेट किया गया था। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि जैसे किसी ने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया और वो ऑर्गेनाइजेशन बैन हो गया। ठीक है, तो वो क्या करते थे, अब आदमी पे बैन लगा नहीं है तो वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन बना लेते थे या दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाते थे। ठीक है, तो बाद में फिर 2019 में एक अमेंडमेंट लाके जो इंडिविजुअल हैं उनको भी टेररिस्ट घोषित करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद ई छावनी, ये एक तरह का जो प्रोजेक्ट है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। इसका उद्देश्य है कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं उनमें जो लोगों की प्रॉब्लम होती है उसको सुना जाए। ठीक है, जितने भी हमारे कैंटोनमेंट्स हैं, ठीक है, उन वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको सुनने के लिए ये ई छावनी एक तरह का प्रोजेक्ट चलाया गया है। उसके बाद हर स्टार्ट गुजरात यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव है वुमेन इंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है ग्लोबल न्यूज़ फोरम 2022। ये एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का एक फ्लैगशिप था 3 दिन के लिए, जिसमें कई देशों ने पार्टिसिपेट किया। इसका टॉपिक था ट्रूथ एंड ट्रस्ट एट द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, अगर एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की बात करें तो ये 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कोलालमपुर मलेशिया में है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका डेवलपमेंट। ठीक है, और इसमें 69 कंट्रीज से 253 मेंबर्स हैं, मतलब एक कंट्री में से एक से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। इंडिया की तरफ से ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन इसके फुल टाइम मेंबर हैं। ऑल इंडिया रेडियो इसका फाउंडिंग मेंबर भी है। ठीक है, उसके बाद नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स, ये 3 लोगों को दिया गया, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर
और एंटन जिलिंगर, ठीक है। इन्होंने जो इंटेंगल फोटॉन्स होते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने जो बेल इनइक्वलिटीज़ हैं उसको इस्टेब्लिश करने में मदद की है, ठीक है। ये जो क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस है उसमें मदद करेगा। जॉन क्लॉशर और एलन एस्पेक्ट ने उसी चीज़ को कंफर्म किया जो क्वांटम इंटेंगलमेंट है, ठीक है। और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे ये चीज़ें होती हैं और कैसे बेल पेयर्स को मेजर किया जा सकता है, ठीक है। और एंटन जिलिंगर एंटन जिलिंगर ने उसी मतलब फोटोन इंटेंगलमेंट को ही रिसर्च किया है, ठीक है। अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फ्यूचर के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र वो बड़ा सिक्योर हो जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग में मदद करेगा, ठीक है। और जो सेंसिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसमें मदद करेगा। इसका मेन एडवांटेज हमें मिलेगा क्रिप्टोग्राफी में, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करने में बहुत मदद मिलेगी इससे, ठीक है। क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात करें तो ये एक पेयर होते हैं किसी भी पार्टिकल के, मान लीजिए फोटोन के, ठीक है। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, वो चाहे कितने भी दूर हों, मतलब अगर वो साथ हैं तो भी और दूर हैं तो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, वो सेम रहती हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि वो जो पार्टिकल हैं वो इंटेंगल्ड हो गए हैं। फिर है इंडिया यूक्रेन के बारे में न्यूज़ थी, ठीक है। इंडिया ने यूक्रेन को रिकॉग्नाइज़ किया था 1991 में, और हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था 1992 में शुरू हुआ था। इंडिया ने एम्बेसी खोली थी 1992 में, और यूक्रेन ने इंडिया में अपनी एम्बेसी खोली थी 1993 में। और एशिया में पहली कंट्री थी इंडिया जहाँ पे उन्होंने अपना एम्बेसी खोला था। यूक्रेन की बात करें तो इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और इसके जो नेबरिंग ओशंस हैं, ये वाटर बॉडीज़ हैं, वो देख लेनी चाहिए, क्योंकि पूछ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है जब से वॉर शुरू हुआ है, ठीक है। तो यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन से जो सटे देश हैं, मोल्दोवा, रोमानिया, हंगेरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, रशिया, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ नहीं हैं। और जो वाटर बॉडीज़ हैं, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव। और इसके अंदर एक मेजर रिवर बहती है, डेनाइपर रिवर, ठीक है, जिसको डेनाइपर या डेनिपर दोनों ही कहते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।